Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science. Of course, Learn Social Science. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 NCERT पॉलिटिकल साइंस यूनिट 3 चैप्टर नंबर 5 जुडिशरी का पार्ट 3। तो बच्चों होप सो कि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा और आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो लोग वीडियो को पॉज करें और जाकर पहले पार्ट 1 और 2 देख कर आए, बिकॉज ये सारे पार्ट्स एक दूसरे से लिंक्ड है क्योंकि एक ही चैप्टर का हिस्सा है। ओके बच्चों, सॉरी बच्चों क्या पार्ट 3 में इतनी देर हो गई, समथिंग इज गोइंग ऑन। सो आपको भी बहुत सारे काम रहते होंगे, इसी तरह कभी कभी हमारे पास भी बहुत सारे काम आ जाते हैं जिसकी वजह से थोड़ा टाइम आगे पीछे हो जाता है। बट मुझे अच्छा लगा कि आप सभी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे थे एंड कंटिन्यूअसली पढ़ रहे थे। मैं व्यूज देख रही थी आप लोगों के। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप आगे भी इसी तरह पढ़ते रहेंगे और लर्न साइंस के साथ बने रहेंगे, अपना फ्यूचर बनाते रहेंगे, वीडियोस को लाइक करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज टॉपिक। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट। जो आज का टॉपिक है वो काफी रिलेटेबल टॉपिक है, हम उस टॉपिक से काफी क्लोज है। ये आपकी मेरी और सबका ये क्वेश्चन हो सकता है, सबकी क्वेरी हो सकती है, क्या हर कोई कोर्ट तक पहुंच सकते हैं या सिर्फ जो लोग वेल्दी पर्सन है, जिनकी इकोनॉमिकली पॉलिटिकली पावरफुल है या जिनके पास बहुत अच्छी जॉब है वही जा सकते। जो पुअर पर्सन है, काम बंदा है, बिल्कुल गरीब बंदा है, बिल्कुल ही एकदम पुअर पर्सन है, जिसके पास कुछ भी पैसे नहीं, क्या वो भी कोर्ट तक पहुंच सकता है या उसको कोर्ट तक पहुंचने के लिए कोई पद चाहिए या कुछ पैसे चाहिए या कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं और समझ लेते हैं। इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट इन दिस कंट्री। कानूनों के मुताबिक जो हमारी इंडिया कंट्री है इसमें सभी सिटीजन्स जो है वो कोर्ट तक पहुंच सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट। इसका मतलब ये होता है कि सभी सिटीजन्स को कोर्ट के थ्रू इंसाफ पाने का राइट है। एज यू रीड अर्लियर, जैसे कि आपने पहले पढ़ा, मैं आपको कहती हूँ ना कि आप हमेशा पहले वाला पार्ट देख लीजिए। जब हमारी बुक में ऐसी बातें लिखी थी एज यू रीड अर्लियर, कि आपने पहले, जब आपने पहले पढ़ा ही नहीं होगा तो आपको कैसे पता होगा कि पहले क्या था। तो चलिए देख लेते हैं, जिन बच्चों ने पढ़ लिया उनके लिए, और जिन्होंने नहीं देखा वो यही वीडियो को पॉज कीजिए, फौरन जाके पार्ट 2 और पार्ट 1 देख कर आइए। तो चलिए, द कोर्ट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स। यस, हमने देखा था कि किस तरह कोर्ट जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अदा करती है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने में। इट इज आल्सो द रोल ऑफ जुडिशरी के अपहोल्डिंग लॉज यानी कानून को बनाए रखना एंड इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स को मनवाना या फिर इन्फोर्स करना लोगों को उसको मानने के लिए। और एंड देन हमने हकीम शेख के केस में भी पढ़ा था कि किस तरह जो है उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, जिसकी वजह से जो है कोर्ट ने वहाँ की स्टेट को ऑर्डर किया कि वो जो है उनको भुगतान करें। एंड देन जो भी हुआ था, जो हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप लोग जाकर पढ़ लीजिए। इफ एनी सिटीजन बिलीव दैट देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, अगर किसी भी सिटीजन को ऐसा लगता है कि उसके जो राइट्स हैं वो उनका उल्लंघन हो रहा है, देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस टू बी डन। तो वो फिर कोर्ट जा सकता है इंसाफ के लिए। While the courts are available for all, अब यहाँ से एक नई बात शुरू होती है कि जबकि ये बात सच है कि कोर्ट सभी के लिए अवेलेबल है, मतलब एक आम बंदे से लेके चाहे वो प्रेसिडेंट हो, उनको भी कोई मामला हो गया तो उनके लिए भी कोर्ट अवेलेबल है। इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट हैज ऑलवेज बीन डिफिकल्ट फॉर अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पुअर इन इंडिया। लेकिन हकीकत तो ये है कि कोर्ट तक पहुंचना, जो ये वास्ट मेजॉरिटी है पुअर पीपल्स के इंडिया में, सबके लिए बहुत मुश्किल है। लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि जितने लीगल प्रोसीजर्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। एंड पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, बल्कि पेपर वर्क ही बहुत ज्यादा होता है, एज वेल एज टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम, और इसी तरह ये बहुत सारा समय लेता है करने में। फॉर अ पुअर पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड हुज फैमिली डिपेंड्स ऑन अ डेली वेज, और एक पुअर पर्सन जो कि पढ़ लिख नहीं सकता, क्योंकि इसमें पेपर वर्क बहुत सारा होता है, जो पढ़ लिख नहीं सकता और जिसकी फैमिली डेली वेज का मतलब होता है जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। इट मीन्स कि वो आज सुबह उठा, आज वो उसने वो फिरा कहीं पे, उसको काम मिला, उसने वहां से 200
300 रुपए कमाए, उसको आज ही खाने पीने में खर्च किया, आज की जरूरियात पूरी करने में, और फिर वो जो है नेक्स्ट डे फिर उठेगा फिर कमाएगा, यानी जो रोज खाते हैं रोज कमाते हैं। द आइडिया ऑफ गोइंग टू द कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम्स रिमोट। तो ऐसे लोगों के लिए कोर्ट में इंसाफ के लिए जाना बहुत दूर की बात लगती है, क्योंकि अगर वो वहां जाएंगे वो तो पैसे लगेंगे, पैसे नहीं है उनके पास, वो पूरा पर्सन है, पेपर वर्क होता है, वो पढ़ नहीं सकते, एंड ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो अगर वो वहां पर टाइम लगाएंगे तो वो खाएंगे कमाएंगे कैसे? तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या इन रिस्पॉन्स टू दिस। इसी वजह से द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980s डिवाइज्ड अ मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और PIL टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अर्ली 1980s में एक स्कीम आप कह सकते हैं, एक मैकेनिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जनहित याचिका अगर आप हिंदी में बोलेंगे, या फिर आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही बोलिए, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है PIL। क्या करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया? टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस, इंसाफ तक पहुंच में बढ़ोतरी के लिए जो है इसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है इंसाफ मिल सके। इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हु राइट्स वर बीइंग वायलेटेड। अब इसमें क्या होता है कि ये इसके द्वारा जो है कोई भी इंडिविजुअल यानी कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक PIL फाइल करवा सकती है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों के लिए जिनके राइट्स जो है वायलेटेड हो रहे हो। यानी जैसे कि आप लोग न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने, जमीयत उलमाए हिंद ने, इसने उसने जो है मुल्जिमीन को जेल से निकलवाया, जो कि बहुत दिनों से, जैसे कि अक्सर आप न्यूज़ पे देखते होंगे कि मुस्लिम्स को जेल से बाहर निकलवाया, वो बहुत दिन से जेल में बिला वजह बंद थे, उनको बाहर निकलवाया। तो ये इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के लोग इसी के थ्रू जो है उनका मुकदमा लड़ते हैं और उनको बाहर निकलवाते हैं। द लीगल प्रोसेस वाज ग्रेटली सिंप्लीफाइड एंड इवन अ लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज अ PIL। इससे लीगल प्रोसेस, इस PIL की वजह से लीगल प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाइड हो गया है। इवन कि आप एक लेटर लिख के और एक टेलीग्राम भेज के भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है PIL अपनी फाइल करवा सकते हैं। इन द अर्ली ईयर्स, हालिया कुछ दिनों में ही PIL वाज यूज्ड टू सिक्योर जस्टिस ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज। PIL की वजह से जो है PIL ने जो है बहुत लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज पर जो है जस्टिस दिलवाया, लोगों को इंसाफ दिलवाया है, सच एज रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबरर्स फ्रॉम इनह्यूमन वर्क कंडीशंस, जैसे कि बंधुआ मजदूरों को जिनसे गैर इंसानी, इट मीन्स कि जिनसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता था, उनको रेस्क्यू करवाया गया। एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन बिहार हु हैड बीन केप्ट इन जेल आफ्टर देयर पनिशमेंट टर्म वाज कंप्लीट। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसी तरह जो है बहुत सारे ऐसे कैदियों को बिहार में जेल से बाहर निकलवाया जो कि जिनकी पनिशमेंट की टर्म कंप्लीट हो चुकी थी, यानी उनको जितनी सजा भुगतनी थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बावजूद वो जेल में बंद थे, उन लोगों को बाहर निकलवाया इस PIL के द्वारा। Did you know that the midday meal that children now receive in government and government aided schools is because of a PIL? अब यहाँ पर एक फैक्ट की बात हो गई। क्या आप जानते हैं ये जो मिड डे मील, जो बच्चों को सुना होगा आप लोगों ने अक्सर कि मिड डे मील में न्यूज पेपर्स में खबर आती है कि मिड डे मील में मतलब चूहा निकल गया, कभी कीड़े निकल गए, तो ये एक मतलब ये कि लोग सही से ध्यान नहीं देते तो उसकी वजह से होता है। बट ये जो मिड डे मील जो खाना दिया जाता है बच्चों को दोपहर में सरकारी स्कूल्स में, ये जो है इसका प्रोसेस एक PIL के द्वारा स्टार्ट हुआ था। मतलब एक PIL के द्वारा इतना बड़ी स्कीम खुली थी। सी द फोटोज इन द बिलो एंड रीड टेक्स्ट अबाउट टू अंडरस्टैंड हाउ दिस केम अबाउट। अब नीचे कुछ फोटोज दी गए, उनको देख लेते हैं हम, फिर हम समझेंगे कि किस तरह जो है ये मिड डे मील का स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्कीम है जिसके द्वारा हिंदुस्तान के लाखों बच्चों को जो है बैलेंस डाइट और उनको पौष्टिक आहार जिसको बोलते हैं उनको मिल रहा है, वो भरपेट खाना खा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं इसकी वजह से। एटलीस्ट खाने के लिए ही सही, लेकिन वहाँ जाके वो पढ़ भी लेते हैं और पौष्टिक आहार लेकर भी आते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। तो चलिए ये इतनी बड़ी स्कीम एक PIL के द्वारा स्टार्ट हुई, देख लेते हैं क्या प्रोसीजर रहा है पूरे इसको स्टार्ट करने का। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे कुछ फोटोज हैं, होप सो कि आप लोगों को नजर आ रहे होंगे।
ये आपकी बुक में भी होंगे। यहाँ पे देखिए पूरा ड्रॉट पड़ा हुआ है, पूरा सूखा पड़ा हुआ है, और एक भैंस बुफेलो जो है वो मर रही है भूख से। और यहाँ देख सकते हैं आप पूरे गोडाउन्स जो है वो फिल हैं अनाज से, ग्रेन से। यहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड फोर्थ आप देख सकते हैं कि बच्चे मिड डे मील खा रहे हैं। तो चलिए इनको एक एक फोटो को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एक एक फोटो के पीछे क्या कहानी है और किस तरह मिड डे मील स्टार्ट हुआ। इन 2001 द ड्रॉट इन राजस्थान एंड उड़ीसा मीन दैट मिलियन फेस्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। कि 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से मिलियंस लोगों को जो है फूड की शॉर्टेज हो गई थी, खाने की कमी पड़ गई थी। और फोटो नंबर 2 में है जिसमें गोडेंस पूरा ग्रेन से भरे हुए देख रहे हैं हम। मीनवाइल द गवर्नमेंट गोडेंस वर फुल ऑफ ग्रेन, जबकि गवर्नमेंट के जो गोडेंस थे वो अनाज से भरे हुए थे। ऑफन दिस वाज बीइंग ईटन बाय रेट्स, यहाँ तक कि वो जो है चूहे खा रहे थे वो, और लोग भूख से मर रहे थे। फोटो नंबर 3 में इन दिस सिचुएशन ऑफ हंगर एमिड्स plenty on organization called People's Union of Civil Liberties और PUCL file a PIL in the Supreme Court। इस सिचुएशन की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज है, PUCL ने एक PIL फाइल करवाई सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में इट स्टेटेड दैट द फंडामेंटल राइट टू लाइफ गारंटी इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड द राइट टू फूड। उन्होंने ये बयान दिया या ये दलील दी कि जो फंडामेंटल राइट टू लाइफ, जो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 21 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ में राइट टू फूड भी इंक्लूडेड है। जैसे कि हम लोगों ने, अब यहाँ देखिए एक बात आ गई, पहले आप इसको समझ लीजिए। आर्टिकल 21 में हमने हकीम शेख की फंडामेंटल राइट के मामले में क्या पढ़ा था। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ जो है उसमें राइट टू हेल्थ भी इंक्लूडेड है। और अभी हमने क्या पढ़ा कि आर्टिकल 21 में जो कि राइट टू लाइफ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ है उसमें राइट टू फूड भी इंक्लूडेड है। अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, राइट टू लाइफ में राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ इंक्लूडेड है। द स्टेट एक्सक्यूज दैट इट डिड नॉट हैव एडुकेट फंड्स वाज शोन टू बी रॉन्ग बिकॉज द गार्डन्स वर ओवरफ्लोइंग विद ग्रेस। और जो स्टेट है वो बहाने बना रही है कि उसके पास जो है इनफ जो है फंड नहीं है, और जबकि और वो गलत दिखा रही है, और जबकि गार्डन्स जो है वो ओवरफ्लोइंग हो रहे हैं ग्रेन्स की वजह से। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड द स्टेट हैड अ ड्यूटी टू प्रोवाइड फूड टू ऑल। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो सभी को फूड प्रोवाइड करे, इस तरह की हरकतें ना करें। अब फोटो नंबर 4 के बारे में पढ़ लेते हैं। इट देयरफॉर डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट। इसी वजह से गवर्नमेंट ने जो है ऑर्डर किया कि डायरेक्टेड, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट ऑर्डर किया कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है रोजगार प्रोवाइड करवाए, टू प्रोवाइड फूड एट चीपर प्राइसेस थ्रू द गवर्नमेंट राशन शॉप्स एंड टू प्रोवाइड मिड डे मील्स टू चिल्ड्रंस। और उनके लिए और उनको ऑर्डर दिया कि लोगों को जो है एकदम चीपर प्राइसेस पे, बिल्कुल सस्ते दामों पे जो है गवर्नमेंट राशन शॉप्स से जो है उनको राशन दिलवाए। इट मीन्स खाने पीने की चीजें, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा राशन कार्ड के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा। वो राशन कार्ड दिखा के लोग जो है गवर्नमेंट की जो राशन शॉप्स होती हैं वहां से बहुत सस्ते दामों पे दाल चावल एंड तेल वगैरह जो है वो वहां से लेकर आते हैं और बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड करवाए। इट आल्सो अपॉइंटेड टू फूड कमिश्नर टू रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। और इस स्कीम को लागू करवाने के लिए फूड कमिश्नर्स को भी रखा गया, जो कि ताकि जो ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, लागू हो रहा है नहीं है, इसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए। तो इस तरह बच्चों मिड डे मील स्टार्ट हुआ। देखा आप लोगों ने एक PIL के द्वारा कितनी बड़ी स्कीम स्टार्ट हुई है पूरे इंडिया के बच्चों के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फॉर द कॉमन पर्सन, एक आम आदमी के लिए एक्सेस टू कोर्ट इज एक्सेस टू जस्टिस। कोर्ट तक पहुंचने का मतलब होता है इंसाफ तक पहुंचना। द कोर्ट एक्सरसाइजेस अ क्रूशियल रोल इन इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन एज यू सॉ इन द अबव केस। कि कोर्ट जो है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन के फंडामेंटल राइट को इंटरप्रेट करने के लिए। जैसे कि हमने अबव केस में पढ़ा, द कोर्ट इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द राइट टू लाइफ टू इंक्लूड द राइट टू फूड।
कोर्ट ने आर्टिकल 21 में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है, उसमें बताया कि राइट टू लाइफ के अंदर जो है राइट टू फूड भी इंक्लूड है। दे देयरफॉर ऑर्डर द स्टेट टू टेक सर्टेन स्टेप्स टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम। इसीलिए उसने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि वो सभी लोगों को फूड पहुंचाने के लिए स्टेप्स ले, और उसमें जो है इन मिड डे मील को भी इंक्लूड किया, मिड डे मील की स्कीम को भी इंक्लूड किया। However, there are also court judgments that people believe work against the best interest of the common person. इसी तरह कोर्ट की कुछ ऐसी जजमेंट भी आती हैं जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि वो लोगों के हित के खिलाफ है। For example, activists who work on issues concerning the right to shelter and housing for the poor believe that the recent judgment on evictions are a far cry from earlier judgments. इसी तरह एक्टिविस्ट और वो ऑर्गेनाइज वाले या एनजीओज वाले जो कि गरीब लोगों को घर बनाने के लिए, उनके शेल्टर्स के लिए जो काम करते हैं, उनका मानना है कि जो अभी रिसेंट जजमेंट आई है लोगों के ये झुग्गी झोपड़ियों पे और जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं, उनके बारे में जो रिसेंट जजमेंट आई है वो अर्लियर जजमेंट से बहुत दूर है, मतलब बहुत डिफरेंट है। While recent judgment tend to view the slum dwellers as an encroacher in the city। अब देख लेते हैं रिसेंट जजमेंट क्या है। रिसेंट जजमेंट में ये है कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं ये सिटी में इनरोचर्स हैं, यानी इनकी वजह से सिटी में जो है भीड़ भाड़ हो रही है। अर्लियर जजमेंट और देख लेते हैं, अर्लियर जजमेंट ये थी लाइक द 1985 ओल्गा टेलिस वर्सेस मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे कि 1985 में ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो जजमेंट आई थी, had tried to protect the livelihoods of slum dwellers। उसमें जो है अर्लियर जजमेंट में जो गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनके लाइवलीहुड को बचाने की कोशिश की गई थी। तो इस तरह के कुछ ऐसे फैसले आ जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि उनके जो है जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं वो वॉयलेट हो रहे हैं और ये लोगों के हित में नहीं है। जबकि मतलब हम देख रहे हैं अभी तक के कोर्ट जो है लोगों के फंडामेंटल राइट्स के लिए ही काम करती है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लग रहा है कि अगर जिन लोगों की झुग्गी झोपड़ी को अगर हटा दिया जाएगा तो वो लोग कहाँ रहेंगे। उनके पास तो है ही नहीं इतने पैसे कि वो कोई ज़मीन खरीद सके या इतने बड़े बड़े शहरों में जो है वो अपने लिए कोई रहने की जगह बना सके। तो चलिए अब इसको एक केस को हम ट्रेस करते हुए, ये ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस है, इसको ट्रेस करते हुए हम समझेंगे इस बात को। The judgment of Olga Terrace versus Bombay Municipal Corporation established the right to livelihood as a part of the right to life। जो जजमेंट आई थी ये ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में, वो इस बेस पर आई थी कि राइट टू लाइफ में राइट टू लाइवलीहुड भी जो है राइट टू लाइफ का एक पार्ट है। इस बेस पे उसकी जजमेंट आई थी। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट फ्रॉम द जजमेंट पॉइंट to the way in which the judges link the issues right to life to that of livelihood। जो ये following exceptions है उसमें जजमेंट में जजेस ने जो है राइट टू लाइवलीहुड को राइट टू लाइफ से जोड़ दिया था, दोनों इश्यूज को एक साथ जोड़ दिया था। The sweep of the right to life conferred by Article 21 is wide and far-reaching। तो चलिए अब तक जो हम ये राइट टू लाइफ उसमें आप लोगों को कंफ्यूजन भी हो रहा होगा, राइट टू लाइफ में क्या क्या है भाई, किस तरह का आर्टिकल है, राइट टू फूड भी है, राइट टू हेल्थ भी है। तो ये जो मतलब है राइट टू लाइफ का, जो ये वर्ड है राइट टू लाइफ जो कि आर्टिकल 21 के द्वारा हमें दिया गया है, इसके मीनिंग बहुत ही ज्यादा वाइड एंड फार रीचिंग है, मतलब बहुत विस्तारित और बहुत दूर तक इसके मीनिंग है। ये जितना छोटा वर्ड दिख रहा है उतने छोटे इसके मीनिंग नहीं है। राइट टू लाइफ का मतलब क्या होता है अब हम इसको पहले समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। लाइफ मीन्स समथिंग मोर देन मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस। कि लाइफ का मतलब एक पशु अस्तित्व यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से ज्यादा लाइफ का मतलब होता है। लाइफ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक इंसान सांस ले रहा है सांस छोड़ रहा है ये लाइफ हो गई, नहीं, लाइफ का मीनिंग इससे ज्यादा होता है। लाइफ के अंदर वो सारी चीजें आ जाती है जो एक इंसान को या एक लिविंग बीइंग को जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है। इट डज नॉट मीन मेरली दैट लाइफ कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड और टेकन अवे एज। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि जिंदगी को
या तो मतलब ले लिया जाए, खत्म कर दिया जाए, या उसको जीने दिया जाए। जैसे कि कोर्ट्स में होता है राइट टू लाइफ, सारे कुछ बच्चे यही समझ लेंगे कि कोर्ट में राइट टू लाइफ, जिसको अगर किसी को मौत की सजा हुई उसकी मौत की सजा रद्द कर दी तो उसको राइट टू लाइफ दे दिया, और जिसकी हुई तो उससे छीन लिया गया। ऐसा नहीं होता बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, बाय द इम्पोजिशन एंड एक्सक्यूजिशन ऑफ द डेथ सेंटेंस, मतलब वही कि मौत की सजा को रद्द कर देना या उसको लागू करना, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब ये एक्सेप्टेंस दी गई कि अगर मतलब जरूरी हो लॉ को फॉलो करते हुए। तो लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि मौत की सजा को उसको मौत दे देना या फिर जो है उसकी मौत की सजा को रद्द कर देना। दैट इज बट वन एस्पेक्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, बल्कि ये राइट टू लाइफ का एक पहलू है। मतलब किसी को मौत की सजा दिलवाना या उसकी सजा को खत्म कर देना, ये राइट टू लाइफ का एक पहलू है, राइट टू लाइफ नहीं है। ये राइट टू लाइफ का एक पहलू है। राइट टू लाइफ के मीनिंग तो बहुत बड़े होते हैं। एंड इक्वली इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ दैट राइट इज द राइट टू लाइवलीहुड, और इसी तरह इसके इक्वली इंपॉर्टेंट मीनिंग राइट टू लाइफ के राइट टू लाइवलीहुड है, यानी आजीविका का राइट, यानी जीवन गुजारने का राइट। बिकॉज नो पर्सन कैन लिव विदाउट द मीन्स ऑफ लाइफ, क्योंकि कोई भी इंसान जिंदगी के जो मीन्स ऑफ लाइफ है, जिंदगी गुजारने के साधन जो है, उसके बिना जिंदगी नहीं गुजार सकता। इट मीन्स के एक इंसान के लिए क्या जरूर, अब तक हम क्या पढ़े थे राइट टू लाइफ में, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, और यहाँ पे राइट टू लाइवलीहुड यानी जिंदगी गुजारने का हक। इट मीन्स के जो जीवन गुजारने का साधन है, हमारे नीड्स क्या है, कपड़ा, मकान और रोटी, इसके बिना इंसान जो है जिंदगी नहीं गुजार सकता। दैट इज द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इसका मतलब होता है जिंदगी गुजारने की। ये सारी चीजें जो है जिंदगी गुजारने का जरिया है। किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए हेल्थ, फूड, कपड़ा, मकान, रहने की जगह, ये सारी चीजें जरूरी हैं, और इन्हीं का मीनिंग होता है राइट टू लाइफ। ओके बच्चों, होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। That the eviction of a person from a apartment or slum will inevitably lead to the deprivation of his means of livelihood। इसी तरह किसी एक इंसान को फुटपाथ से या झुग्गी झोपड़ी से निकालने का मतलब है कि उसको उससे उसके लाइवलीहुड, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड यानी जो उसकी जिंदगी गुजारने का जरिया है वो वहाँ रहता है, वो उसका मकान है, उससे वंचित करना है, यानी उसका खत्म कर लेना, उससे छीन लेना है। इज अ प्रोपोजिशन व्हिच डज नॉट हैव टू बी एस्टैब्लिश इन ईच इंडिविजुअल केस। ये एक प्रस्ताव, इसको सभी के केसेस में घुसाना जरूरी नहीं है। इट मीन्स के बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि किसी किसी का मकान भी तोड़ दिया जाता है, पूरा पक्के का है ना, बुलडोजर आती है तोड़ देती है। वो इसलिए तोड़ देती है बच्चों क्योंकि उन्होंने मकान ही गलत जगह पे बनाया होता है। उनके पास पैसा होने के बावजूद वो सड़क पे निकाल के जो है एक एक फुट आगे बढ़ा के अपने मकान बनाते हैं, अपने हाउसेस बनाते हैं, या जो स्टेयर्स होती हैं वो सड़क से उठा के बनाते हैं, जिसकी वजह से रास्ता छोटा हो जाता है, और जिसकी वजह से लोग जब शिकायत करते हैं तो बुलडोजर आती है और वो उसको तोड़कर चली जाती है। तो ये सबके केस में लागू नहीं होता, ये हर इंडिविजुअल के केस में ये सारी चीजें लागू नहीं होती। इन द प्रेजेंट केस दैट फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एम्पिरिकल एविडेंस जस्टिफाई द कंक्लूजन दैट पिटिशनर्स लिव इन स्लम एनवायरनमेंट बिकॉज दे हैव स्मॉल जॉब्स टू नर्स इन द सिटी एंड फॉर देम देयर इज नोवेयर एल्स टू लिव। अच्छा, जो हमने प्रेजेंट केस में देखा उसमें जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वो इसलिए झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं क्योंकि वो इस बड़ी सी सिटी में उनके पास छोटी सी जॉब होती है जिसके उन्हें बहुत थोड़े से पैसे मिलते हैं, उनके पास कोई दूसरी जगह नहीं है रहने के लिए। दे चूज अ apartment or a slum in the vicinity of their place of work, and to lose the apartment or the slum is to lose the job। इसीलिए वो अपने जहाँ वो काम करते हैं वो लोग वहाँ पे कोई फुटपाथ पे या किसी झुग्गी झोपड़ी में रह लेते हैं, इसलिए अगर उनसे फुटपाथ या झुग्गी झोपड़ी को उनसे छीन ली जाए तो इसका मतलब उनकी जॉब भी चली जाएगी। द कंक्लूजन देयरफॉर इज दैट द eviction of the petitioner will lead to deprivation of their livelihood and consequently to the deprivation of life। और इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर उन लोगों को झुग्गी झोपड़ी से हटा दिया जाए, इट मीन्स कि उनके लाइवलीहुड को छीन लिया गया, और लाइवलीहुड को छीना गया इट मीन्स उनको उनकी लाइफ भी उनसे छीन ली गई, यानी ये उनका मीन्स ऑफ लिविंग था।
यानी जिंदगी वो वहां रहते थे, वहां से पैसे कमाते थे, पैसे कमाते खाते थे पीते थे उससे, और जब उनको वहां से हटा दिया गया, उनकी जॉब भी गई, तो इट मीन्स के उनका लाइवलीहुड तो गया ही, साथ में उनकी लाइफ भी गई। तो इस आधार पर ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का फैसला आया था, जिसमें कि स्लम ड्वेलर्स के लाइवलीहुड को जो है बचाने की कोशिश की गई थी। और जो अभी का फैसला आया जिसमें इनरोचर्स कहा गया है इनको, तो दोनों में काफी डिफरेंस है। कभी कभी लोगों को लगता है कि कोर्ट से ऐसे भी जजमेंट्स आते हैं जो लोगों के हित के खिलाफ होते हैं, लोग ऐसा बिलीव करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Another issue that affect the common person's access to justify is the inordinately long number of years that court take to hear a case। और दूसरा इशू जो है, लोग जिसकी वजह से कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते, कॉमन पर्सन नहीं, उसको इंसाफ नहीं मिल पाता, वो ये है कि कोर्ट जो इतने साल लगा देती है कोई भी केस सुनने में, उस पर फैसला लाने में, मतलब 20-30 साल लगा देती है कोर्ट। द फ्रेज जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइज, जो ये फ्रेज है कि इंसाफ में देरी का मतलब है इंसाफ से इनकार करना, इज ऑफन यूज्ड टू कैरेक्टराइज दिस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दैट कोर्ट टेक। ये जो है ये फ्रेज कैरेक्टराइज किया जाता है जो कोर्ट इतना लंबा टाइम लेती है कि किसी भी चीज के इंसाफ में देरी का मतलब है क्या कहीं ना कहीं इंसाफ से इनकारी हैं आप। तो जो हमने अब तक इशू पढ़े कि लोगों को क्या होता है कि सबसे पहली बात कि हर एक की पुअर पर्सन जिसको ना पढ़ने आता, लोग इलीगल प्रोसीजर्स में मनी लगते हैं, पेपर वर्क होता है और बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये एक इशू था जिसको PIL के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश की गई। और दूसरा इशू ये था कि जिसमें कोर्ट जो है हजारों साल लगा देती है, कोई भी हजारों साल नहीं 10 साल लगा देती है कोई भी फैसला सुनने में। आपके जो है बुक में एग्जाम्पल भी दिया गया है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ जजेस इन इंडिया आ गया यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन वर्किंग स्टेट वैकेंसीज, यानी कितनी सीट्स खाली हैं, कितने एम्प्टी वैकेंसी निकलती है, तो ये सारे आप पढ़ लीजिएगा, इनको याद भी कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। ये वक्त के साथ बदलती भी रहती है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ अपने चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं। हाउएवर, अब हमारे पूरे चैप्टर का कंक्लूजन निकल रहा है एक पैराग्राफ में। However, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India। इन सभी बातों के बावजूद हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमारी जो जुडिशरी है वो डेमोक्रेटिक इंडिया को चलाने में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रही है। सर्विंग एज अ चेक ऑन द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर एज वेल एज इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। और वो जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के पावर के ऊपर नियंत्रण रखने के साथ साथ जो है फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने में जो है अपना रोल प्ले करती है। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड क्वाइट करेक्टली envisaged a system of courts with an independent judiciary as a key feature of our democratic India। हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया के रूप में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने सही फैसला लिया था एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का, एक कोर्ट सिस्टम के साथ। इट मीन्स जो उन्होंने ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी पूरा कोर्ट सिस्टम का जो फैसला लिया था, जो उन्होंने आशाएं की थी और जिस सोच के साथ उन्होंने बनाया था, ये उनकी बहुत ही बेहतर सोच और बहुत ही सफल सोच रही। तमाम बातों के बावजूद कितने भी इश्यूज हो जाएं जो हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी वो आज भी कोर्ट के फैसलों पर टिका हुआ है। बट बच्चों कभी कभी ऐसा फैसला आ जाता है जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं शक हो जाता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने बाबरी मस्जिद का फैसला सुना था, जो कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में उसके ऊपर बुक में हमारी काफी सारी बातें आई थी, तो उसके आधार पर हम लोगों ने उस पर गुफ्तगू की थी। बट अब जो फैसला आ गया सो आ गया, अब क्या करना। तो चलिए होप सो के ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। जुडिशरी को आप काफी करीब से सोच पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। अब आप लोगों को जो न्यूज़ेज आएंगी वो भी समझ आएंगी कि किस बात पर क्या फैसला आ रहा है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्योंकि अगर जो भी चीज हम प्रेजेंट से रिलेट करके पढ़ते हैं ना बच्चों, वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो चलिए इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म हुई। और अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल लर्न साइंस पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि होगी क्वेश्चन आंसर की वीडियो।
तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय।